इस कहानी के शुरुआत में पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर 1942 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसकी वजह से अमेरिका अब इनसे बदला चाहता था और वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो चुका था। जापानीज के जितने भी पैसिफिक ओशियन के अंदर अड्डे बनाए गए थे, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स की तरफ से अब उन्हें टारगेट किया जा चुका था। इसी फोर्स में एक एयरक्राफ्ट भी होता है, जिसमें 3 लोग सवार होते हैं और इनका एक सीनियर भी शामिल होता है। ये तीनों लोग हवा में बहुत ज़्यादा ऊंचाई में होते हैं और इनका फ्यूल टैंक अब ख़त्म होने जा रहा है। ये लोग बार बार रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इनका पायलट पर्ल हेरल्ड इनसे कहता है कि तुम मुसलसल कोशिश करते रहो, क्योंकि हमारा फ्यूल ख़त्म होने वाला है। इन लोगों को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से पर्ल हेरल्ड अपने साथ मौजूद 2 सोल्जर्स को कहता है कि अपने साथ ज़रूरी सामान उठा लो, हम इसी पानी के ऊपर ही लैंडिंग करने वाले हैं। अब जैसे तैसे करके ये लोग पानी के ऊपर ही लैंडिंग कर लेते हैं, जिसमें हेरल्ड का बेल्ट खुल जाता है, लेकिन बाकी 2 सोल्जर्स एयरक्राफ्ट के साथ पानी की गहराई में चले जाते हैं और आखिरकार वो भी अपना बेल्ट खोलकर पानी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो अपना कीमती सामान नीचे ही छोड़कर आते हैं। अब इनके पास एक एयरबोट होती है, जिसके अंदर ये तीनों लोग सवार होते हैं। इनके पास कुछ भी खाने का नहीं होता, क्योंकि ये लोग एयरक्राफ्ट में फंसने की वजह से जल्दी से बाहर आ जाते हैं। अब ये तीनों लोग इतने बड़े समंदर के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन इन्हें यकीन होता है कि इन्हें यूएस नेवी की तरफ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा और एक रेस्क्यू टीम आती भी है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई में होते हैं कि उन्हें ये लोग नज़र ही नहीं आते और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे ये लोग इशारा कर सकें, और वो रेस्क्यू टीम वापस चली जाती है। अब पर्ल हेरल्ड इनसे कहता है यूएस नेवी किसी भी जगह पर बस एक बार तलाश करती है, जिसकी वजह से वो लोग अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अब हमें खुद ही यहाँ से कहीं जाना होगा। इनकी एयरबोट बहुत छोटी होती है और पर्ल हेरल्ड, जो कि दिमाग का बहुत तेज़ आदमी होता है, वो इनसे कहता है कि जो सामान हमारे किसी काम नहीं आना उसे पानी में गिरा दो, जिसकी वजह से वो सबसे पहले इनसे कहता है कि तुम अपने जूते उतार कर पानी में फेंक दो, क्योंकि इस बोट में इतनी जगह नहीं है कि हम लोग सही से बैठ भी जाएं। हेरल्ड की बात सुनकर ये दोनों लड़के अपने जूते पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हेरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। जब ये दोनों लोग इससे वजह पूछते हैं तो हेरल्ड कहता है अगर हमें खुश्क ज़मीन मिल गई तो हम में से किसी एक के पास जूते होने चाहिए। और जैसे तैसे करके इनका एक दिन इस समंदर के अंदर गुजर जाता है। अब रात हो जाती है और रात के वक्त भी ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि ये बोट के अंदर सो भी नहीं सकते और ये फैसला करते हैं कि हम बारी बारी सोएंगे। फिर अगली सुबह होती है और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर हेरल्ड इनसे बताता है कि इस वक्त हम लोग हवाई की तरफ सफ़र कर रहे हैं और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है, जो हमसे 6000 माइल दूर है। पायलट होने की वजह से हेरल्ड को सारे रास्ते मालूम तो होते हैं और वो इनसे कहता है कि ये सफ़र कई महीनों या हफ्तों तक चल सकता है। ये हेरल्ड से कहते हैं कि अगर हम किसी तरह से पहुंच भी गए तो वहां जाने तक हम लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमें या तो मछली का शिकार करना चाहिए या पानी का कोई इंतज़ाम करना लाजमी है। अब ये लोग अपने पास रखी पिस्टल के अंदर से एक स्प्रिंग निकालते हैं, जिससे फिशिंग हुक बनाते हैं, और जब इसे ये लोग पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो किसी चीज़ में अटक जाती है, और जब ये लोग खींचते हैं तो वो रस्सी टूट जाती है। इन तीनों में जीन नाम का एक लड़का होता है, जो गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग आकर समंदर के अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन बाद में इसे बताया जाता है कि इस पानी के अंदर शार्क रहती हैं, और वो फिर जल्दी से वापस अपनी बोट में आ जाता है। वक्त गुजरता रहता है, भूख और प्यास के साथ लड़ते लड़ते इनको अब 5 दिन हो चुके हैं। ये लोग भूख और प्यास से मर रहे होते हैं और तरह तरह की कोशिशें करके थक चुके होते हैं। यहाँ पर हेरल्ड को अचानक से याद आता है कि उसकी जैकेट के अंदर एक पेन है और वो इसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि इससे वो अब एक मैप तैयार कर सकता है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकता है। यहाँ पर हेरल्ड जब मैप बनाता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि हम गलत साइड पर जा रहे हैं और हमें अपनी बोट को हवा के बहाव में आने से रोकना होगा, जिसके बाद ये अपनी जैकेट को ऐसे तरीके से बांधते हैं कि ये पानी में हमारी बोट को रोक सके। हेरल्ड जानता है कि जब तक बोट रुकी रहेगी और हवा अपना रुख बदली करेगी
तो जिस तरफ हमें जाना होगा उस वक्त हम इस जैकेट को बाहर निकाल लेंगे और हवा के साथ हमारी बोट सही रास्ते पर जाएगी। अब ये तीनों दुआ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और ये अपने अपने गॉड से अपने लिए दुआ करते हैं और बारिश की भी दुआ करते हैं ताकि इन्हें पीने का पानी मिल सके। अब यहाँ पर रात का वक्त दिखाया जाता है और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाती है और तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये पहली रात है जब ये लोग पानी का एक एक घूंट पी रहे हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जब जीन फिशिंग कर रहा होता है और हैरोल्ड उससे कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर तुमने एक छोटी सी फिश भी नहीं पकड़ी, तुम फजूल में मेहनत कर रहे हो, कोई भी फिश तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। लेकिन जीन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो तंग होकर अपनी जेब के अंदर से एक चाकू निकालता है। हैरोल्ड इस चाकू को देखकर जीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि ये हमारी बोट में एक ही चाकू है और ये मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने से मना किया है, क्योंकि गलती से भी अगर ये एयर बोट पर लग गया तो हम सब लोग डूब जाएंगे। लेकिन जेन इसकी बात नहीं सुनता और उसे एक फिश नज़र आती है जिस पर वो चाकू से वार करता है और अब यहाँ पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो पीछे मुड़कर हैरोल्ड से कहता है कि मुझसे गलती हो चुकी है, यानी कि मेरा चाकू एयरबोट के अंदर जा चुका है। अब हैरोल्ड इससे कहता है कि तुम इस चाकू को बाहर मत निकालो वरना पानी इसके अंदर जाएगा और हवा बाहर आ जाएगी। ये थोड़ी देर इस चाकू को यहीं रोक कर रखता है, लेकिन आखिरकार तंग होकर जब ये इसे बाहर निकालता है तो इसके अंदर शार्क का एक बच्चा होता है जिसे ये लोग खींचकर अपनी बोट पर ले आते हैं। जब इस शार्क के बच्चे का पेट काटा जाता है तो इसके अंदर से छोटी छोटी फिशेस निकलती हैं जिन्हें खाकर ये लोग अपना गुजारा करते हैं। अब ये लोग खाना और पानी दोनों पी चुके होते हैं तो इनमें अब कुछ दिन और ज़िंदा रहने की हिम्मत जाग जाती है। अब फिर से ये लोग भूख और प्यास की शिद्दत में आ जाते हैं और इन्हें अलग अलग तरह के वहम होने लगते हैं। जीन इन लोगों से कहता है कि मुझे सामने आइलैंड नज़र आ रहा है, लेकिन हैरोल्ड और साथ मौजूद लड़का इसे बताता है कि तुम्हें सिर्फ वहम लग रहा है, सामने कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है टोनी के हाथ में गन होती है और जीन उसे कहता है कि खामोशी से मुझे अपनी गन दो, जिस पर टोनी इसको अपनी गन दे देता है। जिस जगह हैरोल्ड सो रहा होता है ठीक उसी के बराबर में एक परिंदा आकर बैठता है और जीन टोनी से कहता है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो और देखते ही देखते जीन इस परिंदे को गोली मार देता है और यहीं पर हैरोल्ड भी उड़ जाता है और वो समझ जाता है कि इन्होंने एक परिंदे का शिकार किया है और वो फौरन से पानी में कूद जाता है और उस परिंदे को उठाकर लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सी शार्क आ रही हैं। अब जल्दी से हैरोल्ड अपनी बोट में आ जाता है और शार्क इनके आसपास से घूमकर चली जाती है। इन्होंने 20 दिन के अंदर सिर्फ 2 बार खाना खाया होता है, जिसकी वजह से ये दिमाग से हल्के होते जा रहे हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। रात के टाइम ये तीनों लोग सो जाते हैं और हैरोल्ड जब सुबह उठता है और वो देखता है कि ये भी सोए हुए हैं, यानी हवा का रुख किसी ने भी नहीं देखा। तो हैरोल्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये आपस में लड़ जाते हैं क्योंकि एक बार फिर से ये अपने रास्ते से हट चुके हैं और इन्हें कोई भी आइलैंड नहीं मिला, जिसकी वजह से जीन और टॉमी हैरोल्ड से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अब यहाँ पर हैरोल्ड इनको एक चीज़ बताता है और अपनी गलती मान लेता है और हैरोल्ड इन्हें बताता है कि जब मैं प्लेन उड़ा रहा था और कुछ वक्त के लिए मुझे नींद आ गई थी, जिसकी वजह से हम लोग रास्ता भूले हैं और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। अब ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और हैरोल्ड को आइडिया आता है कि हमारे पास जो शूज़ हैं अगर हम इनका सोल निकाल लें तो हम चप्पू बना सकते हैं और फिर ये लोग चप्पू बनाकर अपनी शिप को कहीं भी ले जा सकते हैं और फिर ये ऐसा ही करते हैं और आइलैंड की उम्मीद में ये लोग निकल जाते हैं। इस समंदर के सफ़र में इन्हें 30 दिन गुजर जाते हैं और इनकी बॉडी भी जल जाती है और अब ये लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं रखते। ये अब इतनी बुरी तरह से थक चुके होते हैं कि ये मान लेते हैं कि अब यहाँ से हम लोग ज़िंदा नहीं बचकर जा सकते, क्योंकि ये अब किसी भी तरह से हरकत ही नहीं कर सकते। अब ये तीनों लोग अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जीन को अचानक से कुछ नज़र आता है और वो इन्हें जब बताता है और ये देखते हैं कि सामने एक आइलैंड है और इसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये तीनों लोग रोने लग जाते हैं और फिर अपनी बोट को हाथों से चलाकर इस आइलैंड पर ले आते हैं और आइलैंड पर 34 दिन बाद ये कदम रखते हैं। अब इन्हें आइलैंड वाले लोग भी नज़र आने लग जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।